मैं आलोक आप सबका स्वागत करता हूं घटनासार पत्रिका के निचोड़ के दूसरे भाग में। जी हाँ साथियों, पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी के पहले हिस्से पर चर्चा कर ली थी। बचा हुआ जो दूसरा हिस्सा है उस पर आज चर्चा करेंगे और इसी क्लास के साथ राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी वाला जो पहली इकाई है उसकी घटनासार पत्रिका की वो समाप्त हो जाएगी। देख लेते हैं पहली खबर। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ साथियों? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 16 से 18 फरवरी। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसका क्रम याद कर लेना है, 21वां क्रम था साथियों। थीम इसकी परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर एक सतत एवं न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। जी हाँ साथियों, इतनी लंबी थीम तो याद नहीं हो पाएगी आसानी से। इतना याद रखिएगा, टुवार्ड्स ए रेसिलिएंट प्लानेट। थीम साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि इसका आयोजक कौन है साथियों? तो टेरी इसका आयोजक होता है, जिसका हेडक्वार्टर साथियों गुजरात के मीठापुर में है। जी हाँ साथियों, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसा कि नाम से विदित है कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथियों ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाला ये एक संस्थान है। और ये तिथि भी याद रख लेनी है, 16 से 18 फरवरी। इस पे चर्चा साथियों किन मुद्दों पर हुई? तो एक तो चर्चा हुई साथियों उज्ज्वला स्कीम के बारे में। सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। और दूसरी साथियों उजाला स्कीम। उजाला स्कीम आप लोग जान रहे होंगे, ये वही स्कीम है जिसके थ्रू एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। जी हाँ साथियों, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इतना याद रखना है कब शुरुआत हुई थी। और उज्ज्वला की कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? बलिया से। बस इन दो स्कीम को याद रखना है। फिर है चीनी एप्स पर प्रतिबंध। कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? 14 फरवरी को लगाया गया है। और 14 फरवरी को साथियों और क्या हुआ था? पीएसएलवी C-52 ने 2022 की पहली उड़ान भरी थी। पिछली क्लास में हमने चर्चा की है। तो कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखना 54 ऐप को प्रतिबंधित किया है। किसने किया है साथियों? आईटी मंत्रालय ने। कौन से कानून के तहत प्रतिबंधित किया है? तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A, ये धारा जरूर याद रख लेनी है। तो टोटल अब तक कितने हो चुके हैं प्रतिबंधित ऐप इसके चाइना के? तो 321। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी साथियों कि 351 जो प्रोडक्ट हैं साथियों काहे से संबंधित? रक्षा उद्योग से। तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है आयात पर सरकार ने। 351 और ये 321 याद रखना है। अच्छा, क्यों लगाया गया है प्रतिबंध? तो डाटा ट्रांसफर के कारण लगवाया गया है। ऐसा मानना है भारत सरकार का कि ये जो एप्लीकेशन है ये भारत के लोगों की सूचनाएं चाइना को उपलब्ध करवाते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए हानिकारक है। इसी वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली खबर, दुर्गा पूजा चर्चा में क्यों है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, अमूर्त कैसी विरासत होती है साथियों? जिसे छुआ ना जा सके, वो अमूर्त विरासत होती है। विरासत का मतलब जो अपने आप में विशेष है, कुछ गुण लिए हुए होती है। और सांस्कृतिक का मतलब पहनावा हो गया, खान पान हो गया, या फिर पूजा पाठ की पद्धति हो गई, आचार व्यवहार हो गया। तो इन विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाली जो भी विरासत है उसको ये अपनी एक सूची में शामिल कर लेता है। कौन? यूनेस्को। और करे डिस्को कहाँ साथियों? पेरिस में। अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तो इसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है किसको? दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा, जी हाँ साथियों, दुर्गा पूजा को शामिल किया है। कहाँ की है ये पूजा? तो कलकत्ता की है। कारण क्या है साथियों शामिल करने का?
कुछ विशेष साथियों ये विशेषता रखता है, उन्हीं चीज़ों को शामिल करता है इस सूची में। तो इसकी विशेषता ये है कि ये इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है और उनके अधिकारों का भी ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से साथियों इसको शामिल शामिल किया है। दुर्गा पूजा साथियों, अच्छा बात करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। जैसा कि हमने चर्चा कर ली क्या होती है, तो वही परंपराएं, मान्यताएं और जीवन शैली जो व्यक्ति विशेष के जीवन में विशेष महत्व रखती हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहलाती हैं। इनको छुआ नहीं जा सकता है। जैसे पूजा पाठ की पद्धतियां हो गई, शहर विशेष की विशेषता, कला इत्यादि। तो साथियों योगा और नवरोज जो कि पारसियों का त्यौहार है, इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 2016 में ही शामिल कर लिया था और 2017 में मित्रों कुंभ को शामिल किया गया था इसी श्रेणी में। जी और साथियों एक सवाल और बनता है कि कहाँ शामिल किया गया है इसको। तो अंतर सरकारी समिति जो है यूनेस्को की, उसकी बैठक हुई साथियों पेरिस में, जहाँ की इसका हेडक्वार्टर भी है। तो 16वीं बैठक में इसको शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को। ये खबर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, केरल का पहला कारवां पार्क, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न, इडुक्की में साथियों बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं, उनको रहने, उनको ठहरने और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं हैं वो इस पार्क में मिलेंगी। तो कारवा पार्क साथियों कहाँ है? केरल में है और उसका पहला, ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए। भारत की पहली नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। उद्घाटन इसका नासिक में किया गया है बाई प्रवीण प्रभार जी के द्वारा। कार्य क्या है इसका? दूर दराज के क्षेत्र में संक्रमण की जांच करना, लेवल 3 BSL 3 बायो सिक्योरिटी लेवल 3 की ये प्रयोगशाला है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि भारत की पहली बायो सिक्योरिटी लेवल 3 की प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको जवाब देना है नासिक में हुआ है। काम क्या है इसका? जैसा कि मोबाइल का मतलब चलने फिरने वाली, तो अब ये जो प्रयोगशाला है ये चल चल कर लोगों का सैंपल लेगी और उसकी जांच करेगी, संक्रमण की जांच करेगी, जो कि कोरोना की नज़र से, मतलब कोरोना काल में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी तो आया नहीं है लेकिन साथियों हमने जो अचूक मारक सामग्री क्लास की है उसमें देखा है कि EX एक नया वेरिएंट आया है जो कि मुंबई में देखा गया है, पहला पेशेंट उसका। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ साथियों स्थापित किया गया? मंडी में, और भूला घाटी वहाँ की मंडी साथियों जिला हिमाचल प्रदेश का। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका? हिमालय की जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन करना, इस पहले जैव विविधता पार्क का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश के। अगली खबर, देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, इसे याद कर लो कतई एक सवाल पक्को। कहाँ साथियों इसका उद्घाटन किया गया है? केरल में। क्यों साथियों? क्योंकि ग्राफीन के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ साथियों, जैसे कार्बन है, हीरा है और ग्रेफाइट है, वैसे ही ग्राफीन भी कार्बन का एक अपर रूप है, उस कार्बन का एक तरह से विशेष रूप साथियों। तो इसी के अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। टाटा स्टील इसका औद्योगिक हिस्सेदार है। अटल सुरंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, चर्चा में क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होने की मान्यता दी गई है इसको। किसने दी है मान्यता? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम ने, गिनीज बुक ने नहीं दी है। कहाँ है साथियों? किस राजमार्ग पर है ये? मनाली से लेह जो राजमार्ग जाता है उस पर
स्थित है ये सुरंग। और किन दो स्थानों के बीच है, मतलब मार्ग तो पूरा है, मार्ग में भी दो स्थान हैं, कौन कौन सा, एक तो मनाली हो गया और दूसरा लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है दोनों। किस दर्रे में है, ये महत्वपूर्ण है, रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई लेंथ भी याद रखनी है 9.02 किलोमीटर। सारे सवाल साथियों कवर हो जाएंगे इतने ही मटेरियल से। अगला पॉइंट, 24 टेक्सटाइल एक्सप्रेस साथियों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, चलथान से सकरैल। चलथान कहाँ है, सूरत में, और सकरैल कहाँ है, खड़गपुर में। और जो पहली साथियों टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई थी वो भी सूरत से ही चलाई गई थी। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से संबंधित जो ट्रेन है उसका संचालन किया गया है 24 का, चेलथान से सकरैल मतलब सूरत से खड़गपुर, याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM लागू करने के मामले में मित्रों तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया है, महत्वपूर्ण है। तेलंगाना TLG ने पहला स्थान प्राप्त किया है, हमारे यूपी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। और सबसे नीचे साथियों वेस्ट बंगाल सबसे नीचे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को क्रियान्वित करने या फिर लागू करने के मामले में। बात करते हैं SPMRM की, तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उद्देश्य क्या है साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास बाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बोले तो बुनियादी संरचनाओं के विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य मत याद रखिएगा, केवल रैंकिंग याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ये जो है एक्स्ट्रा है, करना चाहिए आपको, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका रैंकिंग पे रहना चाहिए। क्वांटम की चर्चा में क्यों साथियों, क्योंकि देश में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया सफल परीक्षण, कहाँ किया गया, तो प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में किया गया। किसने किया, DRDO ने किया। क्या है साथियों, ये सुरक्षित संचार की विधि है जिसमें यूज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जिसमें क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, वो G सतीश रेड्डी हैं। G सतीश रेड्डी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, EV का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट मैनेज्ड है साथियों। ये कहाँ शुरू किया गया, तो दिल्ली के मयूर विहार में शुरू किया गया है। क्या है साथियों इसकी विशेषताएं, एक समय में 5 वाहनों को चार्ज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को। आपातकाल की स्थिति में ये बिजली ट्रांसफ़र भी कर सकता है। किसे किसे ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस थानों को ट्रांसफ़र कर सकता है। STPs मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और हॉस्पिटल्स वगैरह को ये बिजली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टेशन। तो पहला कहाँ साथियों, दिल्ली के मयूर विहार में। नेक्स्ट, सड़क पर लावारिस जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई, चेन्नई में शुरू की गई है, जिसे हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। मतलब वो सारी सुविधाएं जो एक अस्पताल में होती हैं उन्हें एक एम्बुलेंस में उपलब्ध करवाया जाएगा। किस उद्देश्य से, कि जो सड़कों पर लावारिस जानवर होते हैं उनका उपचार करने के लिए। जी हाँ साथियों, इस तरह के जानवर आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं और उनका कोई हाल हवाल जानने वाला नहीं होता है और अपना दम तोड़ देते हैं लड़ते लड़ते समस्याओं से। किसने शुरू किया है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने। और साथियों एक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन है साथियों, जिसका नाम है 4PAW। जैसे कि जानवरों के 4 पाँव होते हैं, 4 पैर, 4PAW मतलब 4 पाँव को 4PAW कह दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, याद रखने का लॉजिक है।
बाकी आप अपने तरीके से करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय शुरू किया गया साथियों। कहाँ? अभी तो वर्चुअली शुरू किया गया है, लेकिन साथियों अगले 5 वर्ष तक इसको पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संगठन में इसको स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? मानसून के विषय में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। क्यों साथियों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और ये जो कृषि है साथियों, ये ज़्यादातर मानसून पर ही निर्भर करती है, और मानसून अनिश्चित है। तो इसी वजह से मानसून का अध्ययन करने के लिए, उस पर अनुसंधान करने के लिए ये कार्यालय साथियों स्थापित किया जाएगा। पहले 5 वर्ष पुणे में, बाद में देखा जाएगा कहाँ स्थापित होता है। नेक्स्ट, अमर जवान ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल में विलय महत्वपूर्ण है साथियों। बात करते हैं अमर जवान ज्योति साथियों किससे संबंधित है। ये साथियों भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस समय जो जवान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया साथियों। तब से यहाँ पर ज्योति जल रही है, शाश्वत लौ जिसको कहते हैं। नेशनल वार मेमोरियल की बात करते हैं। आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद जो भी जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना की। दोनों साथियों कुछ दूरी पर ही स्थित हैं। कहाँ? इंडिया गेट से। एक तो इंडिया गेट पर ही है लगभग, और दूसरा कुछ दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों को अब मिलाकर एक कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया है। कब किया गया ये याद रखना, 21 जनवरी 2022 को। विकल्प में 26 जनवरी भी दिया रहेगा, लेकिन नहीं करना है आपको। ठीक है साथियों, 21 जनवरी 2022 याद रखना है। लल्लन नहीं बनना है। वहाँ गए और ताव में आके सोचा कि 26 जनवरी को पहले वाले का किया गया था उद्घाटन, तो संभवतः 26 जनवरी को ही होगा, तो ऐसा नहीं करना है। और क्या है खास साथियों, अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नेशनल वार मेमोरियल पर बने हुए हैं, याद रखना है। पूछा जा सकता है कौन कौन से चक्र बने हुए हैं। बात करते हैं इंडिया गेट की, तो इसका उद्घाटन साथियों 1931 में किया गया था। क्यों साथियों इसकी स्थापना हुई थी? जी हाँ साथियों, इंडिया गेट की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भारत और यूके मतलब भारत और ब्रिटेन के जो सैनिक शहीद हुए थे लगभग 70,000, उनकी शहादत के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई थी। अगली खबर, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है। ये साथियों किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। कितने जिले हैं? 20 जिलों को आधार बना के ये सूचकांक जारी किया गया है, और इन सूचकांकों में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो वो है जम्मू, जो सुशासन के मामले में अन्य 19 से सबसे ऊपर है। पुतिन की भारत यात्रा इंपॉर्टेंट है साथियों। इसी यात्रा के दौरान साथियों 21वीं द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई, इसीलिए ये चर्चा में है। कहाँ साथियों वार्ता हुई? तो दिल्ली में हुई, हैदराबाद हाउस। साथियों पूछा जा सकता है कि हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद मतलब तेलंगाना मत कर देना, हैदराबाद हाउस दिल्ली में स्थित है। और क्या हुआ साथियों इसमें खास? 2+2 वार्ता भी हुई है। जो चौथा देश बना है रूस। बाकी 3 देश कौन कौन से हैं जिनके बीच 2+2 वार्ता होती है मित्रों? यूएसए हो गया, और ऑस्ट्रेलिया, और हाल में जापान बना है, और उसके बाद ये चौथा कौन बन गया भैया? रसिया। रसिया चौथा देश बन गया है। 2+2 वार्ता क्या होती है साथियों? इसमें 2 मंत्री होते हैं, 2 देशों के 2 मंत्री आपस में वार्ता करते हैं। तो 2+2 = 4, कुल 4 मंत्री वार्ता करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दूसरे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ
बातचीत करते हैं। इसी को 2+2 वार्ता कहते हैं। और क्या विशेष रहा है साथियों इस द्विपक्षीय शिखर वार्ता के दौरान? सैन्य तकनीकी में सहयोग के लिए साथियों जो अवधि है उसको 2021 से 2031 तक बढ़ा दिया गया है। अब समझ में आया होगा कि भारत जो है खुले मंचों पर रूस का विरोध क्यों नहीं करता है, क्यों खुद को तटस्थ कर लेता है जब संयुक्त राष्ट्र में मतदान होता है किसी मामले पर। यही कारण है साथियों। तकनीकी सहयोग सेना के मामले में 2021 से 2021 तक बढ़ाने का हम लोग वादा किए बैठे हैं, तो कैसे हम उसके खिलाफ जा सकते हैं? यूपी के अमेठी में और अमेठी के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। साथियों ये रूस की राइफल है और पहली बार ऐसा होगा जब इस राइफल का निर्माण रूस से बाहर होगा। बड़ी उपलब्धि है साथियों। इसके निर्माण का गौरव हमको प्राप्त होगा। किसकी मदद से? रूस की मदद से। और क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 28 समझौते हुए। कौन कौन से महत्वपूर्ण है साथियों? 28 समझौते हुए। AK-203 को याद रखना है और जो तकनीकी सहयोग की अवधि है ये याद रखना है। कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। और क्रम याद रखना है, 21वां क्रम। और साथियों 22वीं जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? रूस में। मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, ये क्रम याद रखना है। और क्या हुआ है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जी हाँ साथियों, भारत से लेकर मध्य एशियाई देशों से होते हुए रूस तक के लिए एक कॉरिडोर स्थापित किया गया था, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ऐसे ही चेन्नई और व्लादिवोस्टोक जो कि रूस का ही शहर है के बीच मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई है स्थापित करने के लिए। ये प्रस्तावित है और ये पहले से स्थापित है, लेकिन अभी प्रभाव में पूर्णतया नहीं आया है। तो इस पर इन दोनों पर बातचीत हुई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी किसने किया है? पब्लिक अफेयर सेंटर ने जारी किया है। नीति आयोग मत कर देना। आधार इसका क्या है? गुणवत्ता युक्त शासन उपलब्ध कराने के मामले में। टॉप पर कौन रहा है? केरल, यही महत्वपूर्ण है। दूसरा तमिलनाडु TMD और लास्ट साथियों यूपी। तो पहला और अंतिम याद रखना है, दूसरा छोड़ दीजिएगा और अगर कर पाए तो कर लीजिएगा। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल टॉप पर है और सबसे नीचे यूपी है। और साथियों किन क्षेत्रों को आधार बनाकर अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया? मनरेगा के क्रियान्वयन के मामले में केरल टॉप पर है। मध्याह्न भोजन योजना के मामले में गोवा टॉप पर है। विशेष क्षेत्रों में साथियों इन राज्यों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के मामले में छत्तीसगढ़, CHG का मतलब छत्तीसगढ़ टॉप पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मामले में केरल टॉप पर है। समुद्रयान परियोजना क्या है साथियों? मानव युक्त महासागर मिशन है जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? पानी के अंदर जाकर अनुसंधान करना, समंदर के नीचे, मतलब समंदर में हजारों किलोमीटर गहरे पानी में जाकर। मत्स्य 6,000 क्या है साथियों? इस योजना के क्रियान्वयन हेतु गहरे पानी में चलने वाला सबमर्सिबल है। इसी यंत्र का इस्तेमाल करके साथियों समंदर में नीचे जाया जाएगा। तो याद रखना है समुद्रयान परियोजना कोई चील गाड़ी नहीं जो उड़ाई जाएगी समुद्र की सतह पर, उसके अंदर घुसेगा ये। यान से मतलब ये मत लगा लेना कि भैया पंख लगे होंगे और उड़ेगा। ये घुसने वाला है यान, उड़ने वाला नहीं है। देव सहायम पिल्लई, याद रखना है इनको। पहली बार संत की उपाधि धारण करने वाले कोई भारतीय बने हैं ये। किसने इनको ये उपाधि धारण करने की घोषणा की? कि पोप के फ्रांसिस ने। कहाँ? वेटिकन के पोप फ्रांसिस। ये हैं कहाँ के? कन्याकुमारी के हैं। हिंदू से ये ईसाई हो गए थे। तो याद रखना है देव सायम पिल्लई। चेन्नई मैसूर चेन्नई, जी हाँ साथियों, क्या है ये एक ट्रेन का नाम है। चेन्नई मैसूर चेन्नई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मतलब IMS पाने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बनी है। जी हाँ साथियों, ये कब दिया जाता है किसी ट्रेन को दर्जा?
जब वह सुरक्षा, सुविधा और सुलभता के मामले में बेहतर कार्य करती है। IMS से प्रमाणित पहली ट्रेन कौन सी थी? ये तो साथियों दक्षिण रेलवे की बनी है पहली ट्रेन। पूरे भारत की अगर पहली ट्रेन की बात कही जाए तो हबीबगंज से हजरत निजामुद्दीन से फिर हबीबगंज, ये ट्रेन साथियों पहली है। किस मामले में? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट पाने के मामले में। अगली खबर, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। साथियों है तो बहुत लंबा ये, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो परीक्षा की नज़र से मारक है। 52वां क्रम याद रखना है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ। कब हुआ? नहीं पूछा जाएगा, याद रखना है नवंबर 2021 में, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन पिकॉक भी कहते हैं इसको। रिंग वांडरिंग, इसको रट लेना है। रिंग वांडरिंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे पुरस्कार, इस्तबान और स्कोरसेस, नाम तो बड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य टर्म मैंने निकाल लिए हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। इस्तबान और स्कोरसेस, इस्तबान हंगरी के हैं और स्कोरसेस USA के हैं। देश चाहे मत याद रखिएगा, लेकिन इनके नाम याद रख लीजिएगा। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसे मिला है? हेमा और प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कौन है साथियों? ये जो बोर्ड होता है, क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं साथियों प्रसून जोशी। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को मिला है। फोकस कंट्री कौन रही है इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? तो ब्रिक्स रही है साथियों, ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साथियों ब्रिक्स की 13वीं कहाँ हुई है? भारत में हुई है, अर्थात इसका जो 13वां सम्मेलन है मंत्री स्तरीय, उसका आयोजन भारत में हुआ है। और ये आयोजन साथियों चक्रीय क्रम में होता है। तो 13वां हुआ है भारत में, और 14वां साथियों कब होगा, कहाँ होगा? चाइना में। आई के बाद सी है, इसलिए सी से चाइना होता है, तो चाइना में 14वां इसका सम्मेलन होगा, याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सवाल पक्को है भैया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ राष्ट्रपति ने इसका वितरण किया है। मतलब इससे संबंधित जो कार्य होगा, जो इसके पीछे की तैयारियां होंगी, वो किसने की? आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। और पुरस्कार का वितरण किसने किया? राष्ट्रपति कोविंद जी ने। RPT का मतलब राष्ट्रपति है साथियों, शॉर्ट फॉर्म में। बात करें आवास एवं शहरी मंत्री कौन है साथियों? हरदीप सिंह पुरी। SP का मतलब सिंह पुरी। स्वच्छतम शहर, ये है इंपॉर्टेंट, कौन है साथियों? इंदौर। लगातार 5वीं बार इसने ये गौरव प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा, और अंतिम स्थान पर कौन है भैया? कोटा। तो पहला और अंतिम जरूर याद कर लेना। अगली खबर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क चर्चा में क्यों है मित्रों? श्रीनगर को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 6ठा शहर बना है भारत का। किस लिए इसको शामिल किया गया है? शिल्प और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इसको शामिल किया गया है। साथियों उन्हीं शहरों को शामिल किया जाता है जो कुछ क्रिएटिव करते हैं। किन क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं 7 क्षेत्र? साहित्य, संगीत, पाक कला, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन और शिल्प। तो इनमें से साथियों शिल्प और लोक कलाओं को आधार मानकर श्रीनगर को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे पहले साथियों 5 शहर और शामिल हो चुके हैं इस नेटवर्क में, हालांकि उनकी श्रेणी अलग रही है। मुंबई, MBI से मुंबई, और ये चेन्नई, HDB बोले तो हैदराबाद, BNS बोले तो बनारस, और JPR बोले तो जयपुर। जयपुर भी साथियों शिल्प और लोक कला के आधार पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इस आधार पर केवल 2 शहर शामिल किए गए, श्रीनगर और जयपुर, याद रखना है। बात करें यूनेस्को की, तो ये डिस्को कहाँ करता है? पेरिस में, मतलब हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। हुरून इंडिया परोपकारी सूची,
अजीज प्रेम जी मतलब परोपकार मतलब दान करना साथियों। तो सबसे बड़े दाता कौन है? अजीज प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं। और शिव नडार जो कि HCL के प्रमुख हैं। और मुकेश अंबानी भाई साहब, जो कि जानते ही हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इन्होंने साथियों 27 करोड़ रुपए पर डे दान किया है। तो दान करने के मामले में टॉप पर कौन है? अजीज प्रेम जी। और इनकम के मामले में टॉप पर कौन है भैया? अंबानी जी। फिर से एशिया के सबसे अमीर बने हैं। नेक्स्ट, लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 आधार क्या रहा है साथियों इस इंडेक्स का? लॉजिस्टिक दक्षता। जी हाँ साथियों, लॉजिस्टिक का मतलब जो वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो खान पान से संबंधित हो या फिर और, उनके आवागमन और स्टोरेज को लॉजिस्टिक्स जो है संबोधित करता है। तो साथियों, जारी करता कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नीति आयोग भी दिया जाएगा विकल्प में, करना नहीं है। पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। पहला स्थान लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स मतलब वस्तुओं के आवागमन और उसके स्टोरेज के मामले में पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा हरियाणा का है और हमारे यूपी का छठा स्थान है। पहला जरूर याद रखना। और गुजरात को साथियों हाल ही में किस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त है? निर्यात तैयारी सूचकांक के मामले में भी गुजरात साथियों प्रथम स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक मतलब यहाँ तेजी से निर्यात होता है। यहाँ पर कुछ सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध हैं जो कि निर्यात को बढ़ावा देती हैं, तेजी से निर्यात होता है, उस प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स जारी करता कौन है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रथम स्थान पर कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर राजस्थान, 90वें स्थान पर यूपी। तो पहला कर्नाटक है साथियों, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के मामले में प्रथम स्थान कर्नाटक का, 90वां स्थान हमारे यूपी का, याद रखना है। भारत में सर्वाधिक जलवायु भेद्यता वाले राज्य, अर्थात इन पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा अगर कोई परिवर्तन हुआ तो कौन कौन से हैं? असम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तीनों याद कर लियो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, क्रम भी मैच कराने को मिल सकता है। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र साथियों किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र, ऊर्जा मतलब तेल के कुएं हो गए, रिफाइनरियां हो गई, कोयला हो गया, जहाँ जहाँ से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जिन संसाधनों से, उन सब की एक व्यापक तस्वीर मिलेगी। कहाँ? इस मानचित्र के द्वारा, जो कि नीति आयोग ने जारी किया है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय दिया हो तो करना मत उसको। स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है साथियों? महाराष्ट्र बना है। किसने दी? इसके वन्यजीव बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है। और साथियों, वन्यजीव बोर्ड ने क्या किया है? तंडोबा अंधारी TR का मतलब टाइगर रिजर्व का सीमा विस्तार भी किया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो पूछा जाए तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। और स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। अभी तक साथियों केंद्र ही ऐसा काम करती थी। नेक्स्ट, किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? NGP बोले तो नागपुर में। अभी तक साथियों मात्र 2 ही वन्यजीव DNA प्रयोगशालाएं होती थीं जो कि केंद्र के अधीन थीं। DDN अर्थात देहरादून, HBD बोले तो हैदराबाद। ये तीसरी साथियों बनी है प्रयोगशाला भारत में, लेकिन ये तीसरी साथियों केंद्र के अधीन ना होकर राज्य के अधीन है, याद रखना है। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय साथियों कहाँ स्थापित किया जाएगा? कैंडोलिम बीच। कहाँ है? गोवा में, याद रखना है, पूछा जा सकता है कैंडोलिम बीच कहाँ है? गोवा में। साथियों, एल्कोहल संग्रहालय, इसमें कौन सा एल्कोहल, कौन सी शराब होगी? तो फेनी शराब साथियों, जिसको हेरिटेज ड्रिंक का भी दर्जा प्राप्त है और GI टैग भी इसको प्राप्त हुआ है, फेनी शराब को, तो याद रखना है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर
माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्यों किया गया है साथियों? क्योंकि माउंट हैरियट जो शिखर है साथियों वो अंडमान निकोबार पर है। ठीक है। और साथियों जब एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था 1891 में, तो जो शहीद हुए थे लोग, सेनानी, वो तो शहीद हो ही गए। उसके बाद कुछ सेनानियों को कैद कर लिया गया था। और कहाँ इनको बंद किया गया था? तो माउंट हैरियट पर ही एक जेल थी, वहाँ पर इनको बंद किया गया था। तो इन स्वतंत्रता में इनके योगदान को रेखांकित करने के लिए माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रख दिया है। क्योंकि साथियों माउंट हैरियट में कहाँ के सेनानी कैद थे? मणिपुर के सेनानी कैद थे, इसलिए माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। याद रखना है। ये भी याद रखना है कि एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुआ था? 1891। 7 नई फैक्ट्रियां राष्ट्र को समर्पित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो गिनती पूछी जा सकती है, कितनी नई रक्षा फैक्ट्रियों को समर्पित किया है? तो याद रखना है 7 को। फिर है किसने समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री जी ने। कैसे साथियों? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को विघटित करके। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती हैं जिलों में, जिनका काम होता है सेना से संबंधित साजो सामान बनाना और उसका संरक्षण करना। फिर चाहे हथियार हों, चाहे पहनने के लिए कपड़े हों, या फिर कुछ अन्य उपकरण छोटे मोटे। तो इन 7 का साथियों नाम याद कर लेना है, 7 को एक साथ याद करना है। मुंशिन्स इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट इंडिया लिमिटेड, और फिर यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ साथियों, इनको याद करना तो कठिन है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 बार यदि आप इसको देख लेंगे, इन 7 को देख लेंगे, अपनी नज़रों के सामने से गुजार देंगे, तो ठीक वैसे ही याद हो जाएंगी जैसे हनुमान चालीसा याद हो जाता है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ऐप साथियों। जी हाँ साथियों, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मतलब अब आपको बूथ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐप कहाँ साथियों विकसित किया गया? तेलंगाना ने विकसित किया। TLG का मतलब तेलंगाना ने विकसित किया है। और इसने साथियों डमी वोटिंग भी की। कहाँ साथियों डमी वोटिंग हुई? तो खम्मम जो है तेलंगाना का जिला है। तो पूछा जा सकता है कि डमी वोटिंग कहाँ आयोजित हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से? तो खम्मम। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐप बनाया है? तो तेलंगाना। विकास साथियों किसने किया है? रजत मूना, प्रोफेसर रजत मूना, ये एक प्रोफेसर हैं। और ये साथियों ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। तो इन्होंने इसका विकास किया है। साथियों आज ये आपका जो राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का जो शेष था वो हिस्सा कंप्लीट हुआ है। आगे हम आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी पढ़ेंगे। इसी तरह से यूनिट दर यूनिट पूरी घटना सार को निचोड़ देंगे और पी जाएंगे उसको और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। काफ़ी लंबा हो गया।